औद्योगिक क्रांति शुरू होगी। औद्योगिक क्रांति का मतलब था जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग क्या, जो लोअर वर्ग था, जिसके सैनिक बाहर करने नौकरी करने आए थे, उन लोगों ने वहां पे जाके पैसा इकट्ठा कर लिया और अपने घरों में छोटे छोटे रोजगार लगा लिए और पूंजी इकट्ठा हो गई एक तरह से। अब पूंजी इकट्ठा से क्या हुआ, जो उनका प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा हो गया। अब वहां के समाज में जो था पूंजीपति वर्ग वोटिंग करता था, तो पूंजीपति वर्ग वोटिंग करता था तो राजनीति में जितने भी निर्णय लिए जाते थे उसमें पूंजीपति वर्ग का दबदबा होने लगा, मध्यम वर्ग का। अब इस समय पे वहां पे सिचुएशन क्या है, मतलब उद्योग लगे हैं। हिमांशु अपना माइक ऑफ करिए। तो बड़े पैमाने पर उद्योग लगे हैं। अब देखो उनको क्या चीज चाहिए, एक तो ब्रिटेन के लिए जितना भी उन्होंने सामान बनाया उसके लिए मार्केट चाहिए, दूसरा क्या है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए कि कच्चा माल हमें सस्ता मिल जाए। अब ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके हिसाब से वो क्या करेंगे, भारत में नीतियां चलेंगी। अब नीतियां क्या चलेंगी, एक तो बाजार की और कच्चे माल की आवश्यकता उनको है, तो बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता के हिसाब से वो क्या करेंगे, यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक नीति का निर्माण करेंगे, राजनीतिक का निर्माण करेंगे। देखो राजनीति के क्षेत्र में वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को अपने में मिलाएंगे, जिससे क्या हो कि उनका अधिकार होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा, तो नीतियां अच्छे से क्रियान्वित होंगी। वो लोग सामाजिक क्षेत्र में भी इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि लोगों की जब मनोवृत्ति बदलेगी तो वो लोग उनका जो प्रोडक्शन है उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। जैसे मानो एक एग्जाम्पल को लेना, वो लोग जो वहां का रॉ मटेरियल था, या जो वहां से रॉ मटेरियल तो भारत का था, जो वहां से प्रोडक्ट आता था उसको खरीदने के लिए भारतीयों को प्रेरित भी तो कर रहा है कि आप लोग इसको खरीदिए। तो वो लोग क्या करते हैं, भारतीयों को शिक्षा देनी शुरू करते हैं, संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू करेंगे। उससे उनके दो लाभ होंगे, एक तो उनको कम दाम पे फाइल पकड़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, कर्मचारी मिल जाएगा, लिपिक वर्ग। दूसरा क्या होगा, जो लिपिक वर्ग होगा वो ऑफिस में साहब को, उन सबको देखेगा तो वो उनके जैसी वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेगा, उसके पास एक इकोनॉमी होगी तो वो उसको खरीद पाएगा। तो क्या है, उनकी मनोवृत्ति को बदलना है, इसलिए वो क्या करेंगे, प्रशासनिक काम करेंगे, मतलब प्रशासन का नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक सुधार करेंगे। अब आप देखना इकोनॉमी में वो क्या बल देंगे कि भारत से जो है कच्चा माल का उत्पादन किया जाए और कच्चे माल में भी वाणिज्यिक फसलें बनाई जाए, जिन फसलों की उनको जरूरत है उन्हीं फसलों के उत्पादन पे बल दिया जाए। अब देखो इसमें होगा क्या, औद्योगिक क्रांति को रख के ध्यान में नीतियां बनाई। अब देखो नीतियां बनाई कैसे कैसे, इन्होंने बड़े पैमाने पे उद्योग लगे, उत्पादन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, दो रिक्वायरमेंट है, एक तरफ तो ब्रिटेन को कच्चा माल चाहिए और दूसरी तरफ वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार चाहिए। तो इन्होंने नीतियां, पहली नीति थी इनकी मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति के लिए इन्होंने 1813 का ये चार्टर एक्ट लाए और उसमें क्या किया कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया और प्रत्येक ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। दूसरा क्या हुआ, जो वहां पे कपड़े बने से, यहां से सूती धागा और जूट ले जाना शुरू कर दिया, कपड़े बनाने शुरू कर दिए वहां पे। देखो जो भारत सूती वस्त्रों का निर्यातक हुआ करता था वो कैसे आयातक बनेगा, वहां पे कपड़े बनाए, तो जो वो कपड़े मशीन में बनाए, एक तो वो ज्यादा बन जाते थे कम समय में, दूसरा क्या था, सस्ती लागत होती थी। वो मशीन में बनते थे तो पतले और सुंदर बनते थे। भारत का जो जुलाया वर्ग या जो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग कपड़े बनाता था वो मोटे बनते थे, खुरदुरे बनते थे, उनको बनाने में टाइम भी लगता था, तो उनकी फाइन क्वालिटी ज्यादा थी और ज्यादा सस्ते पड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के जो रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र बने, उनको भारत की मार्केट में उतारा और यहाँ के कपड़े क्या हुए, सुंदर कम हुए, महंगे हुए, तो लोगों ने जो था सस्ते और सुंदर कपड़ों को खरीदा। दूसरा क्या था, उन्होंने क्या काम किया, इससे क्या हुआ, भारत का जो वस्त्र उद्योग था, जो जुलाया उद्योग था, जुलाहा वर्ग जो था वो बिल्कुल जमीन पे आ गया। फिर उसके अलावा उन्होंने पता क्या किया, चुंगी लगाना शुरू किया। भारत में जो व्यापार आ रहा है ब्रिटेन से, उसको तो मुक्त व्यापार कर दिया, कोई भी आए व्यापार करे, लेकिन भारत से जो रॉ मटेरियल वहां जा रहा है या भारत से जो मतलब व्यापार, भारत जिन अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है उस पर चुंगी लगानी शुरू कर दी। चुंगी लगानी मतलब एक एक प्रोडक्ट पे 400% टैक्स लगा दिया। अब सोचो 1 रुपए का प्रोडक्ट, उसको तुम 400% टैक्स लगा के 400 रुपए का बेच दोगे, और अपना तुम्हारा जो सामान 50 पैसे का बना है उसको तुम लाके यहाँ 50 पैसे का ही बेचोगे,
तो भारत वाला तो बिकना ही बंद हो गया और इनके वाला जो था वो बहुत सस्ते दाम पे बिकने लगा। अब भारत के व्यापारी वर्ग को नुकसान क्या हुआ कि भारत के व्यापारी वर्ग को ब्रिटेन में तो बिका ही नहीं उनका माल, क्योंकि ब्रिटेन में उनके माल पे चुंगी बहुत लगा दी गई, 400% की चुंगी लगाई। और दूसरा नुकसान क्या हुआ, उन्होंने भारत का जो बाजार, जो अपना बाजार था उनके पास, उन्होंने उस बाजार को भी खो दिया। कैसे खो दिया कि जो उनका प्रोडक्ट था वो महंगा था और इतना सुंदर नहीं था, और जो ब्रिटिश का प्रोडक्ट था वो सस्ता भी था और सुंदर भी था। इसको इसको एक टर्म्स आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एक टर्म्स मिलेगा आपको, साम्राज्य वरीयता। इंग्लिश में इसके लिए टर्म्स यूज होता है इंपीरियल प्रेफरेंस। पेपर में एक बार तो ऐसे ही पूछा था, इंपीरियल प्रेफरेंस से आप क्या समझते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। इंपीरियल का मतलब था मतलब साम्राज्यवादी राष्ट्र जो होता है अपनी वस्तुओं को वरीयता देता है, मतलब जो शक्तिशाली और साम्राज्यवादी राष्ट्र है वो अपने वस्तुओं को वरीयता दे रहा है, मतलब अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, उनको वरीयता देने के लिए वो उनपे से सारे शुल्क और चुंगी हटा देता है, और जो कमजोर राष्ट्र है उसकी वस्तुओं को, उसके व्यापार को नीचे गिराने के लिए उस पर वो उच्च शुल्क लगा देता है। तो यही काम इन्होंने किया। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य तो था भारत से कच्चे माल लेना इस समय, तो ये नहीं चाहते थे भारत में किसी भी तरह का प्रोडक्शन को, तो इसलिए इनका जो उद्देश्य था भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाने का था, कि भारत से जो है सिर्फ रॉ मटेरियल लिया जाए और यहाँ पे जो मतलब एक तरह से तैयार रेडीमेड गारमेंट्स या फिर जो गुड्स है वो यहाँ पे सप्लाई किया जाए। तो कुल मिला के इन्होंने भारत एक निर्यातक अर्थव्यवस्था था, जो व्यापार के लिए जाना जाता था, जिसके लिए ये लोग यहाँ आए थे, वो भारत आज एक आयातक अर्थव्यवस्था बन गया। जिन सूती कपड़ों का, रेशमी वस्त्रों का भारत निर्यात किया करता था, उनका भारत अब आयात करने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, अब देखो इस समय पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत सारी लगाई। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का क्या मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा इनको भू राजस्व प्राप्ति हो। तो भू राजस्व प्राप्ति होने के लिए इन्होंने काम किया, किसानों के पास पैसा होगा तभी इनको भू राजस्व अच्छा मिलेगा, उसकी फसल अच्छी बिकेगी। तो इन्होंने क्या किया, खाद्यान्न फसलों के स्थान पे जो आपका कैश क्रॉप्स थी, वाणिज्यिक जो फसलें थी जो जल्दी से बिक जाती थी, उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। अब जब किसान ने क्या सोचा कि उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, पहले क्या होता था, किसान ने बहुत बड़े एरिया में खाद्य उत्पादन की वस्तुएं उपजाई, थोड़े से एरिया में कैश क्रॉप जो थी वो उपजा लिया। अब क्या हुआ, जो खाद्य उत्पादन वाला एरिया था उसमें भारत के किसान का पेट भी भर जाता था और अधिशेष भी बच जाता था, तो अकाल नहीं आते थे उसको सरकार। इसीलिए आप देखोगे पहले जो भू राजस्व दिया जाता था वो खाद्यान्न के रूप में भी दिया जाता था। जो यहाँ के शासक थे वो भू राजस्व को खाद्यान्न के रूप में ले लेते थे, जैसे पीडब्ल्यूडी सिस्टम होता है, पीडब्ल्यूडी में तो सरकार खरीदती है, पर उसमें क्या था, खरीदना नहीं था, वो भू राजस्व जो थे खाद्यान्न के रूप में ले लिया, नगद में ना देके खाद्यान्न में दे दिया। और जब आपदा या संकट जैसी स्थिति आई तो राज्य ने उस अनाज को गरीबों में वितरित कर दिया, तो सरकार के पास एक सरप्लस प्रोडक्शन जो होता था वो शासक के पास पहुंच जाता था। अब इनको तो कैश चाहिए, इनको तो नगद उत्पादन, नगद में राजस्व चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, किसानों को बोला कि आप वाणिज्यिक फसलें उपजाइए, उस पे बल दिया, मतलब फोर्स किया कि आप वाणिज्यिक फसलें उपजाइए। उससे क्या हुआ, अनाज की कमी हुई तो मूल्य बढ़े अनाज के। अब अनाज के मूल्य बढ़े और दूसरी तरफ क्या था, भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात बढ़ा। तो जब भारत में पैसा नहीं बचा, खाद्यान्न महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, तो लोग भूखे मरने लगे और भारत में क्या था, अकाल पड़ने शुरू हो गए। इस काल में देखना आप बहुत सारे अकाल पड़ेंगे, बहुत सारे विद्रोह होंगे इसी समय पे। 1857 से पहले कितने आप जनजातीय और नागरिक विद्रोह को पढ़ोगे। फिर इस समय इनकी प्रायोरिटी क्या है, देखो इनका उद्देश्य क्या है कि भारत से कच्चा माल जाए और इंग्लैंड से तैयार माल आए। अब उसके लिए इन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत पे बल दिया। उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग हो सके, रास्ते में जो कच्चा माल है वो खराब नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया उसके लिए कि परिवहन पे बल दिया, कि जितना अच्छा परिवहन होगा, सुचारू संचालन होगा, तो हमारी जो आवाजाही है, आयात निर्यात उतना ही अच्छा होगा। तो इन्होंने भारत में परिवहन पे बल दिया। परिवहन में क्या किया, बंदरगाहों का सुधार किया, रेलवे बिछाई और आपका डाक तार प्रणाली बिछाई। अब उसका उद्देश्य क्या था कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो रॉ मटेरियल, हमारा जो तैयार वस्तुएं हैं, वो भारत के गांव गांव में, कोने कोने में जाके उनकी बिक्री शुरू हो जाए।
और भारत का जो कच्चा माल है वो गांव से बंदरगाहों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। तो इसलिए इन्होंने परिवहन पे काम किया। तो मैं आपसे कहूंगी कि कभी भी रेलवे का क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कथन का कारण में कि उन्होंने रेलवे बिछाई, इससे भारत की तरक्की हुई। तरक्की हुई वो एक अलग बात है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में या राष्ट्रवाद में उसका योगदान हुआ, पर उनका रेलवे बिछाने का उद्देश्य भारत की तरक्की नहीं था। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो रेलवे का विकास उन्होंने किया उसका कारण भारत की प्रगति करना नहीं था, उसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना, जिससे उनका साम्राज्य मजबूत बना रहे और ब्रिटेन के उत्पाद जो है भारत के कोने कोने तक पहुंच जाएं और भारत से जो कच्चा माल जाना है वो ब्रिटेन तक आसानी से पहुंच जाए, बंदरगाहों तक। अब इस सम काम के लिए इन्होंने राजनीतिक स्तर पे जो थी विलय और विस्तार की नीति अपनाई। उद्देश्य क्या था कि जितने ज्यादा क्षेत्र पर हम डायरेक्ट रूलिंग करेंगे उतना ज्यादा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होगा और वहां पे नीतियां लागू करना, सामान बेचना, कच्चा माल खरीदना, वाणिज्यिक फसलें उगाना हमारे लिए आसान होंगे। इसलिए आप ये देखोगे चाहे वो लॉर्ड हस्टिंग्स हो, चाहे वो ऑकलैंड हो, चाहे वो एलन बरे हो, चाहे वो हार्डिंग हो, चाहे वो डलहौजी हो, सबने सिर्फ विलय विस्तार युद्ध की नीति अपनाई। अब आप कहते हैं कि डलहौजी ने मतलब विलय और विस्तार में कुशासन के आधार पे, बकाया वसूली के आधार पे या फिर हड़प के माध्यम से राज्यों का विलय किया। लेकिन आप ये जानिए अगर डलहौजी के स्थान पे बेंटिक भी होता तो भी वो यही करता, क्योंकि उनकी सरकार की डिमांड इस समय यही है, उनकी इकोनॉमी की डिमांड यही है। उनकी सरकार ने उनको इसी काम के लिए भेजा है। गवर्नर जनरल जो भी होगा काम वो वही करेगा जो उसकी सरकार उसको निर्देशित करेगी। इसीलिए इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, सक्रिय हस्तक्षेप किया, पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की। आप ये देखो समाज सुधार कानून बनाए और इसके साथ साथ जो है भारतीयों की मनोवृत्ति को चेंज करने का कार्य किया। अब आता है तीसरा काल आपका 1858 से लेके 1947 तक। इसको बोलेंगे वित्तीय पूंजीवाद का मतलब। वित्तीय पूंजीवाद का मतलब क्या है? फाइनेंस, फाइनेंस को निवेश करना है, वित्त व्यवस्था शुरू होगी। अब आपको ये देखना है 1858 से लेके 1947 तक सिचुएशन क्या क्या रहती है, ब्रिटेन की परिस्थितियां क्या रहती हैं और भारत में नीतियां क्या बनाई जाती हैं। अब आप ये देखो 1857 का विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद विद्रोह अनपेक्षित था उनके लिए, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा विद्रोह होगा और एकाएक इतना बड़ा विद्रोह हो गया। हालांकि जैसे तैसे करके उसको दबा दिया गया, लेकिन उनके मन में एक डर ये बैठ गया कि इस तरह का विद्रोह कभी भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी नीतियों को परिवर्तित करने पर बल दिया। उन्होंने क्या सोचा कि हमें अपनी नीतियों को बदलना होगा और हमें भारत पर अपना शिकंजा जो है और मजबूत करना होगा, तो हमें अपनी नीतियां बदलनी होंगी। अब भारत के लोग तो सीधे साधे थे, जैसे जैसे वो बातें कहते थे उनकी बातों में आ जाते थे। दूसरा क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ था वो अन्य राष्ट्रों में भी शुरू हुआ, यूरोप के। अब अन्य राष्ट्रों के यूरोप के अन्य राष्ट्रों में जो औद्योगिकरण शुरू होने से वहां के व्यापारी भी जो थे उपनिवेशों की तलाश करने लगे, वो लोग भी बाजार की तलाश करने लगे। तो इनके लिए और इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत हमारे अधिकार में रहे, नहीं तो अन्य जो राष्ट्र हैं वो भी यहाँ के आके इंटरफेयर करना शुरू कर दिए। तीसरा क्या था कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वहां पे मंदी आने लगी। अब मंदी कैसे आने लगी? जैसे पूंजी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई और वस्तुएं बिक नहीं रही है और पूंजी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो वहां के जो बैंक था उसने वहां की जो इन्वेस्टमेंट रेट थी या सेविंग रेट थी उसको कम कर दिया। अब उसको कम कर दिया तो उनके उद्योगपतियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उनको यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियां लग गई कि उन्हें अपनी पूंजी को निवेश करने का एक स्रोत ही नहीं मिला। वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा थी, ब्रिटेन में लेबर कॉस्ट ज्यादा थी। तो जो नए उद्योगपति थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी पूंजी का निवेश जो है वो उपनिवेशों में करें, उपनिवेशों की तरफ चले कि अगर वहां हम कोई निवेश करेंगे, वहां हम पूंजी लगाएंगे, वहां फैक्ट्री लगाएंगे, तो उससे हमें क्या होगा? फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे लेबर सस्ती है। तो लेबर सस्ती होने से हमें रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू किया। अब निवेश कैसे किया? भारत में छोटे छोटे उद्योग लगाने शुरू किए और उद्योग के साथ साथ भारत में रेलवे, परिवहन, सड़कों में, इनमें वो किया।
जैसे बागान फसलें लगाई, चाय, जूट, कॉफी, इनकी खेती करनी शुरू की, बैंक खोलने शुरू कर दिए। अब देखो क्या था, बैंकों की बात बताती हूँ। उन्होंने ना सबसे ज्यादा जो निवेश किया वो ब्याज पे पैसा उधार देने में किया। क्योंकि अगर मान लो यहाँ 5% पे, 10% पे भी पैसा दे रहे हैं, वहां पे 1 रुपए से भी कम पे ब्याज दर चली गई थी। तो यहाँ पे ब्याज दर कम थी, लेकिन वो यहाँ के मुकाबले वहां बहुत कम थी। तो उन लोगों को लगा कि हमें भारत में निवेश करके या पैसा ब्याज पे देके हम लोग ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इसलिए उन्होंने बैंक खोले और बैंकों ने जो है लोगों को पैसा ब्याज पे दिया। और कहा क्या कि आप लोग भी उद्योग लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो उद्योग लगा सकते हैं, हमारे बैंक आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, ये इतनी सिक्योरिटी लेंगे, इतनी गारंटी लेंगे, इतना ब्याज लेंगे। पैसा उन्हीं का था। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, पूंजी इकट्ठा हुई। अब उद्योगपति निवेश करना चाह रहे हैं। निवेश कहाँ करना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करें जहां पे एक तो मतलब श्रम सस्ता हो, लेबर को सैलरी कम देनी पड़े, और दूसरी क्या है, हमारा बेनिफिट ज्यादा हो। तो उनका ध्यान गया उपनिवेशों की तरफ कि वहां के लोगों को हम थोड़ी थोड़ी सैलरी देके भी काम करा लेंगे तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है कि बाहर के देशों से काम करा लिया जाता है, अपने यहाँ का अगर लेबर है महंगा है तो बाहर के देशों से सस्ती दरों पे काम करा लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या काम किया, यहाँ पे बैंक खोलने शुरू किए, निवेश करना शुरू किया, परिवहन में, रेलवे में निवेश किया, बैंकों में निवेश किया, चाय, बागान, कॉफी, इन फसलों की खेती करने में निवेश किया। तो और आपको ये ध्यान रखना है कि निवेश के लिए जो क्षेत्र चुने गए उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी थी उनका वित्त बाजार, फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट मतलब ब्याज पे पैसा देना है। अगर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए उन्होंने निवेश सबसे पहले मतलब सबसे पहले किस फसल में, किस चीज में किया, तो आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक ऋण में। सार्वजनिक ऋण मतलब लोगों को पैसे उधार दिए। और आप ये देखो कि 1857 में जो उन्होंने कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा ब्याज पे दिया वो 7 करोड़ रुपए दिया। और 1930 के आसपास ये जो ब्याज की राशि थी, मतलब ये पैसा 88 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ये ब्याज पे देने वाला। तो मतलब क्या था, इस राशि पे जितना लाभांश था और जितना जिस क्षेत्रों में ये राशि लगी थी उसका लाभांश और ब्याज भारत सरकार को देना था। दूसरा जो इन्होंने निवेश किया वो रेलवे में किया। सबसे पहला निवेश इन्होंने, सबसे ज्यादा जो निवेश किया वो फाइनेंस में किया, दूसरा जो निवेश किया वो रेलवे में किया, और तीसरा जो निवेश किया वो आपका रेलवे निर्माण के बाद बागानी फसलों में किया, चाहे चाय, कॉफी, रबड़, बागान, इन सब में निवेश किया। अब ये तो हो गया आपका उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद के चरण। अब आता है भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भारत में जो ये उपनिवेशवाद था या अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, इससे भारत की भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने भारत में किस तरह की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाई, और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्यों लागू की, क्यों एक पॉलिसी पूरे भारत में लागू नहीं की गई। पहली तो बात आपको मोटी सी एक सिंपल से शब्दों में आप अपने मन में रखना कि उनको भारत में लैंड रेवेन्यू करने की या भू राजस्व इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी। तो आपको अच्छे से पता है कि जरूरत क्या है, यहाँ से माल खरीदना है, उसको सप्लाई करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा क्या है, भारत में विलय और विस्तार जो कर रहे हैं, युद्ध जो कर रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए। अन्य क्षेत्रों में, मतलब जैसे अन्य देशों में अगर वो भारत से बाहर भी लड़ाई कर रहे हैं, भारत में रह के अफगानिस्तान में लड़ाई करते हैं, बर्मा में करते हैं, नेपाल में करते हैं, तो वहां के लिए भी पैसा चाहिए। और जो दूर दरार के क्षेत्रों में बिजनेस करना शुरू करते हैं, उद्योग लगाते हैं, उन तो मतलब क्या था, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए उनको पैसा चाहिए, धन की आवश्यकता थी। क्या करेंगे, मतलब सैन्य सामग्री खरीदेंगे, अधिकारियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अब भारत में अगर बात करें तो भारत में जो इनकम का एक सबसे ज्यादा स्रोत था, अगर गवर्नमेंट इनकम की बात करें तो गवर्नमेंट इनकम के लिए सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। अब इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है तो हमें लैंड रेवेन्यू का रेट बढ़ाना होगा, हमें मतलब जो रेवेन्यू रेट है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि उन्होंने चाहे वो आपकी जमींदारी व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की या महलवाड़ी व्यवस्था की, सभी में चाहे इसकी आपकी राजस्व की दर कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य एक ही है
और वो एक उद्देश्य है कि किस तरह से ज्यादा पैसा हमारे पास आए, किस तरह से ज्यादा भू राजस्व हमको मिले। पिछली नीति में जो कमी रह गई उसको वो अगली में सुधार करेंगे, और अगली नीति में जो कमी होगी उसको अगली में सुधार करेंगे। लेकिन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमें कैसे मिलेगी। तो इसलिए आप ये देखना कि अगर अलग अलग पॉलिसी लगा रहे हैं तो उस समय की विचारधारा उसको प्रभावित करती है, ब्रिटेन की राजनीति उसको प्रभावित करती है, और उस नीति की कमियां उसको प्रभावित करती है पिछली नीति की। तो आप ये ध्यान करो, अगर हम भारत में भू राजस्व संबंधों की बात करें तो 1757 में प्लासी के युद्ध से इनका शुरू हुआ था, जब इनको 24 परगना की जमींदारी मिल गई थी। लीगली रूप में देखें, अगर मुगल सम्राट ने इनको दीवानी दी थी तो वो बक्सर के युद्ध में दीवानी दी थी। इलाहाबाद की संधि से इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लीगल रूप से मिली थी कि आप यहाँ से रेवेन्यू ले सकते हैं। रेवेन्यू ले सकते हैं मतलब सरकारी आय आप यहाँ की प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सरकारी आय की प्राप्ति के लिए क्लाइव ने क्या किया, द्वैध शासन शुरू किया 1765 में। अब द्वैध शासन में क्या था, भारत के व्यक्ति को, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि आप कलेक्शन करिए हमें दीजिएगा। ऐसे ही बंगाल में भी बनाया गया, ऐसे उड़ीसा में भी बनाया गया। समस्या क्या थी, भ्रष्टाचार। जमींदारी व्यवस्था थी, उनको लगा कि कम ज्यादा वसूलते हैं, कम देते हैं, हमें भारत के लोगों पे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए, उन्होंने तय किया क्यों ना हम अपना कोई सिस्टम लागू करें और हम अपने लोगों को नियुक्त करेंगे कलेक्शन करने के लिए। तो उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक फार्मिंग सिस्टम शुरू किया। फार्मिंग सिस्टम को आपको कहीं पे मिलेगा ठेकेदारी व्यवस्था मिलेगा, कहीं पे आपको मिलेगा इजारेदारी व्यवस्था मिलेगा, कहीं आपको फार्मिंग सिस्टम मिलेगा। 1772 में इन्होंने क्या किया कि हम ऐसा करेंगे, उस एरिया की जितना वो नोटिफाइड एरिया होगा उसकी हम नीलामी कर देंगे, जो कोई हमें ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व देगा उसको हम 5 साल के लिए उसको दे देंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो इसने नीलामी की, इसमें इसने जमींदारों को नहीं दिया, इसने जमींदारों को दूर रखा, ओपन मार्केट से बोली लगाई, कोई भी आके ले लो। 5 साल के लिए शुरू कर दिया। इसमें जो बोली लगाई जाती थी 5 साल के लिए लगाई जाती थी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको संबंधित क्षेत्र की भू राजस्व की वसूली सौंप देते थे कि हमें तुम इतना पैसा दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कितना वसूलो। फिर क्या हुआ, 2-3-4 साल बाद उसको लगा कि हमें ना ऐसा करना चाहिए, ये जो वसूलने का काम ना जमींदारों को देना चाहिए, क्योंकि जमींदार जो है इन लोगों से पहले से वसूलते आए हैं, उनको ट्रिक भी है, उनको पता भी है कैसे वसूलना है, किस समय वसूलना है, और जमींदार लोग जो है हमें ज्यादा अच्छा कलेक्शन करके देंगे। अब इन्होंने फिर किया 1777 में 1777 में 1 साल के लिए मतलब नीलामी करनी शुरू की कि 5 साल के लिए ना करके 1 साल के लिए करके देखते हैं। एक साल के लिए नीलामी देंगे और जो जमींदार हमें ज्यादा कलेक्शन देगा उसको दे देंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो फार्मिंग सिस्टम पहले शुरू किया 5 साल वाला, उसमें जमींदारों को वरीयता नहीं दी, लेकिन जो 1777 में सालाना सिस्टम शुरू किया, वर्षीय जो नीलामी की, उसमें जमींदारों को वरीयता दी। फिर क्या हुआ, 1786 में जाके इन्होंने एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया कि एक बोर्ड होगा, उसमें कुछ सदस्य होंगे, वो डिस्कस करेंगे बैठ के कि कैसे कैसे हमारा जो कलेक्शन है वो ज्यादा हो और हमें किस तरह की नीतियां बनाई जाए। तभी क्या हुआ, कॉर्नवालिस का भारत का आगमन हो गया 1786 में। अब कॉर्नवालिस जो था अमेरिका में भी काम करके आया था। अब कॉर्नवालिस के समय में क्या है, युद्ध हो रहे हैं, मैसूर का युद्ध हो रहा है, मराठा युद्ध हो रहा है, खर्चा बहुत है। दूसरा क्या है, जो रेवेन्यू है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कुछ आता है। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी इनकम एक फिक्स होनी चाहिए, मतलब हमें एक फिक्स इनकम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, कॉर्नवालिस से पहले जब ये रेवेन्यू बोर्ड बना था 1786 में, इसमें एक सदस्य थे वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारी समिति के एक सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, और ने क्या कहा कि हमें ना जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स कर देना चाहिए कि हमें इतना चाहिए, बाकी तुम कितना ले रहे हो उससे मतलब नहीं। तो जब कॉर्नवालिस आया तो उसने इस बिंदु पे काम किया। उसने 2 लोग थे, जॉन सॉर उसके साथ थे, एक जेम्स ग्रांट उसके साथ थे। उसने उन लोगों के साथ मिलके कहा कि आपको क्या है, मतलब ऐसी रेवेन्यू सिस्टम बनाना है जिसको हम लागू करेंगे। अभी देखो इनके पास कौन सा एरिया है,
अभी जिस समय कॉर्नवालिस आया, इन्होंने सिर्फ बंगाल को जीता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इनकी विजय हुई, ऐसे ऐसे इनके लैंड रेवेन्यू चले। अभी इनके पास बंगाल का और बिहार वाला एरिया है। अभी इनके पास मद्रास, मराठे, ये सब एरिया तो ये जीत ही नहीं पाए अभी, क्योंकि ये तो बाद में जाके जीतेंगे। तो अभी जो शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त है, वो आपका पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगेगा, क्योंकि वही एरिया इनके पास है। तो इन्होंने कहा कि हमें ना ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें हमारी जो है भू राजस्व जो है वो निश्चित हो जाए। अब निश्चित होने से क्या होगा, हमें एक सिक्योरिटी रहेगी, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, हमें एक निश्चित राशि मिलेगी। फिर दूसरा क्या था, अब इनका बहस हो गई इस बात पे कि मतलब हम किससे बातचीत करें, किससे साथ समझौता करें, जमींदार से करें क्योंकि जमींदार कलेक्शन करके दे रहे हैं, या किसान से करें। भारत में क्या है, जमीन का मालिक किसान था। और तो इन्होंने क्या किया, जॉन सोर जो था और जेम्स ग्रांट था, जेम्स ग्रांट कहता था हमें किसानों से समझौता करना चाहिए, और कॉर्नवालिस कहता है कि, जॉन सोर कहता है कि हमें जमींदार से करना चाहिए। अब देखो दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी है। जमींदार है, बिचौलिया बढ़ेगा तो कमीशन लेगा, और किसानों से करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा वसूलने में, गांव गांव जाके वसूलने में। कम से कम ये है, जमींदार वसूल लेगा और हमारा मुनाफा हमें दे जाएगा, अपना मुनाफा अपने पास रख लेगा। तो इस समय इनका उद्देश्य क्या है, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति। तो ये लोग क्या करेंगे, जमींदार से समझौता कर लेंगे। अब क्या हुआ, तो 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक 10 साल के लिए भू राजस्व की व्यवस्था शुरू की और जमींदार को भूमि का स्वामी बता दिया कि भैया तुम्हें हमें वसूल के देना है, भूमि तुम्हारी, तुम किसको कितने % के किराए पे देते हो ये तुम्हारी मर्जी। अब देखो दो समझौते होंगे, एक तो सरकार और जमींदारों के मध्य होगा और दूसरा समझौता जमींदार को किसानों से करना है। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारों से समझौता किया, इसलिए इसको कहा गया जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। अब जमींदारी व्यवस्था कहा गया, अब देखो 1790 में शुरू की 10 साल के लिए, लेकिन फिर जब निदेशक मंडल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस योजना के बारे में बात की गई, वहां से जब इस योजना की स्वीकृति मिल गई, पास हो गई, तो 1793 में जाके 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी रूप में लागू कर दिया गया। इसलिए इसको बोला गया स्थायी बंदोबस्त। शुरू में लागू की गई थी 1790 में, लेकिन जो इसको परमानेंट किया गया वो किया गया इसको 1793 में, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। समझौता जमींदारों के साथ किया गया, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। उद्देश्य क्या था कि भू राजस्व ज्यादा से ज्यादा मिले। दूसरा क्या था, प्रशासनिक कठिनाई नहीं लेनी है, हमें जो है तामझाम से बचना है और हमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट अपना रखना है। दूसरा क्या है, इसने कहा कि अगर हम जमींदारों से समझौता करेंगे ना, तो जमींदार काम करते आए हैं और इसका लाभ जमींदार को भी मिलेगा और अंग्रेजों को भी मिलेगा। अंग्रेजों को लाभ तो ये मिलेगा कि एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसी क्लास उसको मिल जाएगी जो हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनका बेनिफिट है, उनको कमीशन मिल रहा है तो वो हमें सपोर्ट करेगी, वो हमारे विरोध में नहीं जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही, जमींदार वर्ग ने 1857 के संग्राम में भी इनको सपोर्ट किया। दूसरा क्या था, अगर हम जमींदार से समझौता करेंगे तो उसको जो कमीशन मिलेगा, अगर उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा तो वो खेती में ज्यादा उपजाने की कोशिश करेगा, मतलब वो खेती में काम करेगा, ज्यादा क्षेत्र पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो जो जमींदार है वो एक प्रगतिशील जमींदार होगा, वो आगे और ज्यादा एरिया पे अपना अधिकार करेगा, और जब और ज्यादा एरिया पे अधिकार करेगा तो हम लोगों को और ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। फिर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया कि अगर कृषि का विकास होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बंगाल से निर्यात भी अच्छे से अच्छा होगा। अब क्या किया, जमींदारों को भू राजस्व वसूली का काम सौंप देंगे, जो कंपनी के लोग हैं वो प्रशासनिक झंझट से दूर हो जाएंगे, ठीक है। और इनका मानना था कि मतलब हजारों किसानों से वसूलने से अच्छा है 5-10 जमींदारों से हम ले लेंगे, और किसानों से जो वसूलना है वो जमींदार जो थे अपने आप वसूलेंगे। इस तरह देखो इन्होंने भारतीय समाज में भी खाई कर दी, जो जमींदार अपने लाभ के लिए भारत के अपने ही लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देगा। अब देखो इसके कुछ टर्म्स कंडीशन थे। टर्म्स कंडीशन कैसे थे, टर्म्स कंडीशन ये थे कि भूमि का जो स्वामी माना गया वो जमींदार को माना गया, और जमींदार से समझौता किया गया, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था कहा गया।
अब समझौता क्या किया गया जमींदार से? जमींदार से ये समझौता किया गया कि जितना भी तुम लगान लोगे, जितना भी लोगे, उसका 10/11 हिस्सा, मतलब 90% आप हमें दोगे और 10% आप अपने पास रखोगे। 1/11 भाग जो है जमींदार के पास रखोगे। अब जमींदार को चूंकि 10% मिलना था, तो उसने सोचा कि अगर मैं 100 रुपए वसूलता हूं तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, तो क्यों ना मैं 200 वसूल लूं, तो मुझे 20 मिल जाएंगे। तो उसने अपना लाभांश बढ़ाने के लिए किसानों से ज्यादा वसूल लिया। अब इसकी खामी क्या थी, जो सबसे बड़ी खामी बनी, जो इसमें परमानेंट एक सेटलमेंट हुआ था जमींदारों से, वही इसका सबसे बड़ा दोष बना। इन्होंने जमींदारों से तो परमानेंट सेटलमेंट कर लिया सरकार ने, लेकिन जो जमींदारों को किसानों से सेटलमेंट करना था कि भैया आपकी राशि कितनी रहेगी पर ईयर, ऐसा कोई भी सेटलमेंट जमींदारों ने किसानों से नहीं किया। ठीक है। अब फिर आता है, इन्होंने जमींदारों के अधिकार को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत मतलब अगर आप मर जाएंगे तो आपके बेटों के बीच ये भूमि, आपकी जो जमींदारी है वो बांट दी जाएगी। और जमींदार कौन थे? जो बड़े रईस लोग थे वही जमींदार थे। तीसरा क्या था, अगर आपको नुकसान होता है तो आप अपनी जमींदारी को बेच भी सकते हो, दूसरे जमींदार को दे दो, हमें वो पैसा दे देगा। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, और जो समुदाय की संपत्ति होती है, जैसे सामुदायिक संपत्ति होती है, जंगल है, चारागाह है, तालाब है, इस तरह की भूमि भी जमींदार के अधिकार में है। आप क्या करो, किसानों से बात कर लो और वो लोग किसान इस पे खेती कर लेंगे, इस भूमि का अधिकार भी आपके पास है। अब क्या हुआ, जब जमींदारों ने क्या सोचा, हमारे साथ तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, अब कुछ जमींदारों ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू टाइम से जमा नहीं किया, अपना लाभांश ले लिया लेकिन सरकार के पास टाइम से जमा नहीं किया। तो 1794 में सरकार ने कानून लाया। कानून क्या लाया, जिसको सनसेट लॉ भी कहते हैं, सूर्यास्त कानून, 1794 में। उसमें कहा अगर मतलब फिक्स डेट तक, जो डिफाइंड डेट है, निश्चित तिथि तक सरकार जमींदार जो है आपका लगान जमा नहीं करती, तो उस जमींदार की जो नीलामी जमींदारी है वो सरकार ही नीलाम कर देगी, दूसरे जमींदार को दे देगी। तो क्या था, जो जमींदार अपने आप को स्थायी समझ रहा था वो भी सरकार की नजर में एक बटाईदार बन गया। बटाईदार मतलब क्या, उसको जो भूमि मिली है, जो जमींदारी मिली है, वो किराए पे मिली है। अगर आप इतना रेवेन्यू हमें उतनी डेट तक देते थे ठीक है, नहीं तो ये भूमि हम किसी और को दे देंगे। अब क्या हुआ, अब देखो इस तरह से क्या हुआ, जो राशि थी भू राजस्व राशि, तो वो लगान ना रह के एक तरह से जमीन का किराया हो गई। अब इन्होंने, अब जैसे जो लैंड रेवेन्यू कितना सेट करना था, कैसे सेट करना था, अंग्रेजों ने छोड़ दिया जमींदार के ऊपर, और जमींदार ने अपनी मनमर्जी से वसूलना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जिससे किसानों का शोषण हुआ। मतलब क्या था, अंग्रेजों ने अपना हिस्सा तो फिक्स कर लिया जमींदार रैयत के बीच, लेकिन जमींदार के और किसान के बीच कोई भी समझौता नहीं किया गया, उनका कोई हिस्सा तय ही नहीं हुआ, वो अपनी मनमर्जी से वसूलते रहे। अभी देखो, जैसे भू राजस्व लिया जाना था 3 करोड़, उन्होंने वसूल दिया 13 करोड़, कि हमें ज्यादा बच जाएगा। अगर एरिया की बात करें तो ब्रिटिश भारत का, केवल ब्रिटिश भारत का, ये ध्यान रखना, ट्रम्प्स पे जाना, अगर पेपर में वो लिखता है कि भारत का नहीं, ब्रिटिश भारत का जितने एरिया पे ब्रिटेन का अधिकार है, उस क्षेत्र का केवल 19% भाग में ये योजना लागू थी, जिसमें बंगाल आएगा, बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा, और जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है वो आ जाएगा, और यूपी का बनारस जिला केवल इसमें आता था। अब देखो इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम की बात करें तो सरकार के हिसाब से देखोगे तो उसको एक परमानेंट आय मिलने लगी, चाहे आपदा भी आए, बाढ़ आए, सूखा आए, लेकिन उसकी जो इनकम थी वो फिक्स थी। राज्य की आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि भू राजस्व लगान न होकर जमीन का किराया था, वो जमींदार नहीं देगा तो कोई और देगा। इससे क्या होगा, उसको एक समर्थक वर्ग भी मिल गया, उसको एक सपोर्टिंग क्लास मिल गई। जो शासन व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार का सहयोगी थी, वो चाहता था कि अंग्रेज हमेशा भारत में रहे, और 1857 के मावी विद्रोह में भी जमींदारों ने यही किया कि अंग्रेजों का साथ दिया। तीसरा क्या हुआ कि जो बार बार लगान निर्धारण करने से, अलग अलग पॉलिसी बनाने से उनको कठिनाई हो रही थी, उससे भी राहत उनको मिल गई। अब क्या हुआ, जमींदार पे, जो जमींदारों का जो भूमि पे अधिकार हुआ, उससे भारतीय जमींदार भी मजबूत होने लगा, जो आगे चलकर एक मध्यम वर्ग के रूप में
सामने आया। ये हिमांशु, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम 6 बजे से जैसे पॉलिटी क्लास है, तो फिर वो कैसे ज्वाइन की जाए, या टाइम लगेगा उसमें ज्वाइन करने के लिए भी? 6 बजे से नहीं, 5 बजे से होगी। हाँ मैम, 5 बजे से, सॉरी 5 बजे से है मैम। तो इसी में कंटिन्यू हो जाएगी, दोबारा लॉग इन करके थोड़ी ज्वाइन करोगे, इसी में कंटिन्यू हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखो, अब ये तो इसके सरकार के लिए तो पॉजिटिव परिणाम थे, लेकिन भारतीय किसानों के लिए कैसे थे? उनका तो नेगेटिव था, क्योंकि बहुत सारे किसानों को मालिकाना हक ही छोड़ना पड़ा। भाई जो बड़े जमींदार थे उनके पास तो मालिकाना हक रहा, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको तो अलग कर दिया गया, रैयतों को उनको अधीनस्थ रैयत बना दिया गया जमींदारों के अधीन। अब क्या हुआ, जो अभी भी देख लो आज के समाज में भी जो भूमि होती है उसकी किसान परिवार में बहुत वैल्यू होती है, तो भूमि से बेदखल किया जाना उनकी सामाजिक हैसियत को नीचे गिरा दिया। अब वो क्या बटाईदार बन गए, जमींदार को लगान दे रहे हैं तो उसकी जमीन पे खेती कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो नहीं, मतलब उनको उन्हीं की भूमि से बाहर कर दिया गया। अब ये देखो, शोषण ही किसानों का हुआ। 3 लोग भागीदार है, सरकार, जमींदार और किसान। सरकार और जमींदार ने तो अपना हिस्सा फिक्स कर लिया, किसानों का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, उनको तो जमींदारों के ऊपर छोड़ दिया गया। जो जमींदार कम ले लेगा तो किसान के ऊपर ज्यादा बच जाएगा, जो जमींदार ज्यादा वसूलेगा तो किसान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब कुल मिला के किसानों की आमदनी कम होनी शुरू हो गई। अब देखो उसके कारण भी क्या था, उनका मालिकाना हक छीन लिया। मालिकाना हक छीनने से जितने रेट पे जमींदार उनको बटाई पे जमीन देता था उतने रेट पे ही उनको लेनी पड़ती थी। दूसरा क्या था, भू राजस्व की दर ज्यादा थी, भू राजस्व की दरें ज्यादा थी। तीसरा क्या था कि आपदा होती थी, आपदा के समय भी उनको राहत नहीं मिलती थी, उनको लैंड रेवेन्यू देना ही होता था। तो फिर किसान क्या करने लगा, उन्हीं साहूकारों से, महाजनों से पैसा उधार में लेने लगा और कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेने से क्या हुआ, ऋणग्रस्ता हो गई। भाई इस बार कर्ज लेके खेती की, अगली बार फिर से फसल बर्बाद हो गई, तो वो कर्ज के बोझ में दबता चला गया, उसकी खेती के हमेशा के लिए ही उससे चली गई। फिर क्या था, एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा, जो ये सूर्यास्त कानून किया गया, इससे एक अनुपस्थित जमींदारी मिली। अनुपस्थित और उप सामंतीकरण दो चीजें हैं। उप सामंतीकरण तो ये थी, जो बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने अधीन छोटे छोटे जमींदार बना लिए कि ज्यादा एरिया से हम लोग कलेक्शन नहीं कर पाते, तो आप कलेक्शन कर लेना, इतना 10% या 0.5% आप भी रख लेना, बाकी का हमें दे देना। मतलब जमींदारों के अधीन जमींदार हो गए, तो उन्होंने उप सामंती व्यवस्था बना दी। दूसरा क्या था, सूर्यास्त कानून लागू होने से सरकार ने क्या किया कि जो जमींदार लगान वसूली टाइम से नहीं देते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर देते थे। अब नीलाम करने से क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे, जो साहूकार महाजन लोग होते थे, शहरों में रहते थे, वो उस जमींदारी को खरीद लेते थे। और खरीद लाने से क्या होता था, फिर अपने एजेंट गांव में छोड़ देते थे, और वो एजेंट जो थे भू राजस्व वसूली करते थे। इससे क्या हुआ, बिचौलिए इतने ज्यादा हो गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वसूलना शुरू कर दिया, किसानों का शोषण हुआ। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था कि एक प्रगतिशील जमींदार बनेंगे, वो मतलब खेती में उपजाऊपन लाएंगे या नई खेती का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि किसान के पास तो पैसे नहीं बचे खेती में लगाने के लिए। जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जमींदार को लगता था कि हमारे पास जितना बच जाए उतना ज्यादा अच्छा है। जो गांव के जमींदार थे उन्होंने भी गांव में अपने एजेंट छोड़े और शहरों में जाके रहना शुरू कर दिया। फिर दूसरा क्या था, अंग्रेजों को भी लास्ट में आके ये अंग्रेजों के लिए भी असफल हो गई। असफल कैसे हुई कि उनका खर्चा बढ़ता जा रहा था, युद्ध का भी प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा था, लेकिन आय उन्होंने फिक्स कर दी। अगर जमींदार जो था जनता से ज्यादा ले रहा है, ज्यादा लेने के बावजूद भी वो सरकार को नहीं दे रहा है और सरकार उसका पुनर्निर्धारण नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने अगले क्षेत्रों में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को ना अपना के अन्य भू राजस्व पद्धतियों को अपनाया कि हम एक बार में फिक्स नहीं करेंगे, हम जो लैंड रिनोवेशन का या फिर मतलब जो बार बार निर्धारण करने का अधिकार रखेंगे वो अपने पास रखेंगे। अब क्या हुआ, इस सब में कुल मिला के जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, और किसानों के शोषण से क्या हुआ कि गांव में बहुत ज्यादा विद्रोह मिलेंगे आपको, जन विद्रोह होने शुरू हो गए, नागरिक विद्रोह होने शुरू हो गए। मतलब आप ये देखो
कि किसानों का शोषण हुआ, किसान कर्ज के बोझ में दबता चला गया। दूसरी तरफ क्या है, उन्होंने वाणिज्यिक फसलों पे देना शुरू कर दिया, जिससे क्या है, खाद्यान्न कम होने लगा और अकाल ज्यादा आने लगे। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी व्यवस्था ये नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर उस समय के हिसाब से आप देखोगे तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए जरूर अच्छी थी कि उन्होंने पहली बार भारत में कोई स्पष्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी शुरू की। और क्या किया उन्होंने कि जो सामुदायिक भूमि होती थी उसकी बजाय भूमि का जो स्वामी था वो जमींदार को बना दिया। मतलब कृषक के और भूमि के जो संबंध थे उनको परिवर्तित कर दिया। इवन जो भारत के लोग थे ना उस समय, वो भी अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। जैसे आरसी दत्त है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी उसको समर्थन दिया। कैसे राजा राम मोहन राय के बारे में तो कहते भी थे कि उनके दो घर थे, एक में उनको छोड़ के सब कुछ विदेशी था, एक में उनको छोड़ के सब कुछ देशी था। तो इसलिए आरसी दत्त ने तो कहा था इस व्यवस्था को ना पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। अब 1945 में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने पीक पे था तो लैंड रेवेन्यू की जांच होने लगी, रेवेन्यू की कृषकों के लिए कमीशन बिठाए जाने लगे। तो उस समय 1945 में एक कमीशन बैठा था, क्लाउड कमीशन, जो कि जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए बैठा था। उस कमीशन ने कहा कि ये बिल्कुल खराब व्यवस्था है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इसकी आलोचना की। इसीलिए आप देखोगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए। ठीक है, अब आपका ये रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई। कल हम क्या करेंगे, ये स्थायी बंदोबस्त हो गया, कल हम रैयतवाड़ी करेंगे, माहलवाड़ी करेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण करेंगे और फिर आगे उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास ये यही रोक लेते हैं, अगली जो क्लास हो उसको आप शुरू कर लीजिए। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिए। मैम हाँ जी, ये बोल रहा था कि जैसे आपके पास हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स होंगे रिवीजन के लिए, मेन ऑप्शनल के, हाँ हाँ, तो आप वो मैं सर को शेयर कर देते ग्रुप में तो सही रहता मैम, हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते उसका। तो मेरे पास कोई शॉर्ट्स नोट्स नहीं है किस चीज के मैम? ऑप्शनल की। आपको ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं था क्या? नहीं, ऑप्शनल हिस्ट्री था बट शॉर्ट नोट्स नहीं है मेरे पास ऑप्शनल के। क्योंकि जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं मैं उन्हीं को ही शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवाइज कर लेती हूँ। अदरवाइज ऑप्शनल के नोट्स तो डीप ही होते हैं। और वैसे भी मैंने जहां से कोचिंग किया था तो मैं तो अपने कोचिंग के जो प्रिंटेड मटेरियल होता था उसी को मेंस में पढ़ती थी। नहीं मैम, जैसे शॉर्ट रिवीजन के लिए आप अपने आप बनाए होंगे आपने, ऐसा कोई है नहीं आपके पास बिल्कुल जो आपने अपने हाथ से मैंने बनाया? ऐसा नहीं बनाया, मैं तो प्रीलिम्स देखो, सबसे बड़ी बात है आपकी विचारधारा क्लियर हो। विचारधारा में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि किस समय की चीजें हैं, कैसे बनी होंगी। उसके बाद फैक्ट के रिवीजन करने के लिए आप प्रीलिम्स की कोई भी बुक उठाओ और रिवीजन कर लो, उससे आपका क्वेश्चन हो जाता है। नहीं जैसे मैम आप इतने समय में वो स्पेक्ट्रम जो पढ़ते हैं, अब काफी ब्रॉड बुक तो है, मोटी है, अब जैसे शॉर्ट नोट्स यदि हो आपके तो उसमें फिर थोड़ा कम समय लगेगा और रिवाइज हो जाएगा। सच में बताऊं, मेरे पास अगर होते तो मैं दे देती। मेरे पास वही क्लास नोट्स थे वो जो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिए थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने स्पेक्ट्रम मैं नहीं पढ़ती हूँ स्पेक्ट्रम। मेरे पास देखो अपना अपना मटेरियल होता है पढ़ने के लिए। या तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ या फिर मेरे पास जो एसके पांडे के वॉल्यूम है मैं उनको पढ़ती हूँ हिंदी मीडियम के लिए। मैम एक काम और कर लो फिर, आप जो एक सेशन जैसे आंसर ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग का जो सेशन है ना, हाँ जैसे वो उसका मैपिंग का जो था एंशिएंट हिस्ट्री में पहले जो पेपर में 20 हाँ, राइज जो, मैपिंग है। हाँ वे मैपिंग से वो थोड़ा क्लियर करा देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैम मेंस में ऑप्शनल में उसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा और वो मेरा थोड़ा वीक है। ऑप्शनल में वो जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्लास होती है ये जनरल जीएस के लिए होती है। तो वो अलग से क्लास में कराया जा सकता है जिनकी क्लास सिर्फ ऑप्शनल के लिए हो। जो बच्चों का जीएस है उनके लिए कोई औचित्य नहीं है इतना बर्डन लेने का। मैम ये तो मेरा आप प्रीलिम्स वाली क्लासेस चलती थी, उसमें क्या है, प्रीलिम्स के साथ साथ मैं कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेती हूँ। वो क्या है, जो जो जीएस वाले बच्चे हैं उनको भी जो मेंस में आंसर राइटिंग आती है उसमें हेल्पफुल हो जाती है बस। जी मैम। ठीक है मैम। ओके ओके मैम। मैम। Okay.
क्लासेस स्टार्ट, पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी यहीं पर?